So, Bismillahirrahmanirrahim. We have discussed basically the first 20 MCQs. Now we are towards the next line of MCQs. और कल मैंने इस MCQs पे स्टॉप किया था बेसिकली. आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन पूछने से पहले ना कि स्किप लियंस की क्या वजह है. तो मैंने कल भी आपको कहा था कि जब भी आपने MCQs करने हैं आपने हमेशा अपने जहन में डिफरेंशियल बनाने हैं. सो टुडे लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस के ओके. सो आप याद रखें कि वन कंडीशन इज अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड अदर इज Crohn's. ठीक है. अच्छा, आप लोगों ने मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है. मेरे साथ अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स भी हैं ना तो सब पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने का. मैं कोई आप ये कोई ऐसा लेक्चर तो है नहीं कि आपने अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं. यू हैव टू पार्टिसिपेट. ओके. सो इसलिए एक्टिव रहना है, पार्टिसिपेट करना है. जो चीज समझ नहीं आएगी मेरे से पूछना है ताकि मुझे फायदा हो कि आप लोग इंसान. अच्छा. सो द अल्सरेटिव कोलाइटिस इज बेसिकली अगर आप क्रोन्स की अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करते हैं तो इसमें एक चीज होती है सबसे पहले डिजीज. इसको बल्कि मैं आपको ना लेट्स मेक इट सिंपल और इसको हम एक स्टैंडर्ड बुक है जो कि हर बंदे को ही पता होनी चाहिए, वैसे स्टैंडर्ड बुक है, और हम वहां से इसको खोलते हैं और ताकि आप लोगों को फायदा हो. ओके नहीं, बल्कि वो नहीं खुल सकती इस वजह. ओके. सो सबसे पहले डिजीज की लोकेशन. जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है ना ये बेसिकली कोलोन तक होता है. ठीक है. असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग हो गया, यहाँ तक रेक्टम से स्टार्ट होता है. जो क्रोन्स होता है ये अ, हमारे सर भी आज कह रहे थे, ये बेसिकली इसोफेगस से स्टार्ट होता है एंड थ्रू आउट टू टिल इलियम तक होता है. ठीक है. ये कोलोन को स्पेयर करता है. पहली बात हो गई. दूसरी बात आ गई जो आपने पेपर के हवाले से याद रखनी है, वो है इसकी हिस्टो. अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्रिप्ट एब्सेसिस होती हैं. जो क्रोन्स होता है इसमें ट्रांसम्यूरल का मतलब क्या होता है. आपको लेयर्स के नाम तो आते हैं ना. म्यूकोजा होती है, फिर सब म्यूकोजा होती है, फिर मस्कुलैरस होता है. ठीक है. फिर सिरोजा होता है. जो ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है ना उसका मतलब क्या होता है. उसका मतलब ये होता है कि थ्रू एंड थ्रू पूरी इंटेस्टाइन्स के वो इन्वॉल्व होगा. तो इसमें क्या होता है, फिर फिस्टुलास बनते हैं. ठीक है. ये क्लिनिकल एक इसका एस्पेक्ट है. इसमें फिस्टुलास नहीं बनते अल्सरेटिव में. आप जब एक्सरे करवाते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरे, अब देखिए इसमें एक्सरा में क्या होता है कि जो नॉर्मली आपके इंटेस्टाइन्स हैं वो ऐसे हैं असेंडिंग कोलोन. ये गुब्बारे जो इसमें ना ये हॉस्ट्रेशंस होती हैं, ये लॉस्ट हो जाते हैं, तो ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नजर आती है. इसको कहते हैं लेड पाइप अपीयरेंस. और इसमें क्या नजर आता है जब आप एक्सरे करवाते हैं पेशेंट का, तो आपको एक्सरे के अंदर इसमें स्किपलियंस, एक्सरे पे स्किपलियंस कैसे नजर आएंगे, ऐसे जा रही होगी इंटेस्टाइन, फिर दरम्यान में फिर ऐसे स्किपलियंस आएंगे, या इसको कहते हैं स्ट्रिंग साइन. ठीक है. ये एक्सरे सिटी दोनों में पिक हो सकता है, सिटी पे ज्यादा अच्छा पिक होता है. फिर अगला आपके पास आ गया कोलोनोस्कोपी. कोलोनोस्कोपी में आपने याद रखना है, इसकी हिस्ट्री में एक और बात मैं भूल गया, इसमें नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास है. ठीक है. कोलोनोस्कोपी में इसमें आपको वही बात, कोलोनोस्कोपी जब आप करेंगे तो आपको पॉलिप्स मिलेंगे, और ये जब इसकी कोलोनोस्कोपी करेंगे तो आपको स्किपलियंस मिलेंगे. जो चीज आपने पेपर के लिए याद रखनी है, जब भी जिंदगी में आपके साथ कोई क्रोन्स की बात करे तो आपने याद रखनी है, डॉक्टर हुमायूं ने हमें बताया था फिस्टुलास बनते हैं. ये बात अगर आप याद रख ली ना आपने, यकीन करें क्रोन्स जब भी पेपर में आपको आएगा ना, आप कभी हाथ पाँव नहीं आपके फूलेंगे. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन था बेसिकली कि हॉलमार्क फीचर क्या है, स्किपलियंस की वजह क्या है, वो क्या होगी, क्या ऑप्शन राइट होगा. ट्रांसम्यूरल बेसिकली नहीं, हॉलमार्क फीचर ऑफ स्किपलियंस इन क्रोन्स डिजीज बेसिकली वो क्या है, बेसिकली ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन उसमें होती है. क्रोन्स का सॉरी पूछ रहे हैं. यस यस. वो उसमें सेगमेंटल थोड़ी इन्फ्लेमेशन होती है विद नॉर्मल म्यूकोसा, स्किपलियंस. ठीक है. स्किपलियंस. और इसमें रेक्टम इन्वॉल्व नहीं है. अगर रेक्टम ना होती तो ट्रांस इन्फ्लेमेशन वाला भी ठीक होता है, बिकॉज उसने रेक्टम लिख दी है, तो क्रोन्स रेक्टम में नहीं होता. ठीक है. इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है. ये ऑप्शन ठीक है. सेगमेंटल स्किपलियंस की बात हो रही है कि सेगमेंटल इन्फ्लेमेशन है विद नॉर्मल म्यूकोसा.
गिलबर्ट सिंड्रोम में व्हाट आर द डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिकल फीचर। अच्छा, आप ना जब भी आप लिवर की बात करते हैं तो उसमें जॉन्डिस जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो जॉन्डिस में एक होता है प्री हेपेटिक, एक होता है हेपेटिक, और एक होता है पोस्ट हेपेटिक। इनको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वैसे? अगर एक पेशेंट का बिलीरुबिन ज्यादा है, ठीक है, तो आप क्या अगला टेस्ट करवाते हैं? आप करवाते हैं बिलीरुबिन की फ्रैक्शंस। उसमें एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। जो आपका अगर किसी पेशेंट का इनडायरेक्ट ज्यादा होना तो वो इंडिकेट कर रहा होता है कि लिवर के से पहले पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इन सब कंडीशन में इनडायरेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। और लिवर से लेके लिवर के बाद तक अगर कोई मसला हो, क्योंकि लिवर में बाज़ औक़ात मसला आ सकता है कंजुगेशन का, फिर कंजुगेशन से पहले पहले अगर कोई प्रॉब्लम, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन से आता होगा। कंजुगेशन के बाद से लेके जब तक में कोई है तो वो क्या होगा? डायरेक्ट, ठीक है। जब आपके जहन में कौन सी ऐसी कंडीशन, अब ये आपको थोड़ा सा, ये जो ब्रेन हो, ये बनता कहाँ से है? ये कहाँ से बनता है बिलीरुबिन? ये किसकी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है बेसिकली? हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? बेसिकली आयरन, और आयरन के आगे क्या होता है? प्रोटोपोरफायरिन। प्रोटोपोरफायरिन, ये प्रोटोपोरफायरिन कन्वर्ट होता है, समझ लें मोटी सी बात, बिलीरुबिन में। फिर बिलीरुबिन की क्या होती है? कंजुगेशन। कंजुगेशन के बाद ये चला जाता है ड्यूडिनम में, ठीक है। ये कंजुगेशन होती है लिवर में। तो जब तक इसकी कंजुगेशन नहीं होती, इससे पहले वाला जितना भी होता है वो, उसको हम कहते हैं बेसिकली वो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है, ठीक है। और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी इसको कहते हैं, आईडी। और जो कंजुगेशन के बाद वाला होता है उसको डायरेक्ट कहते हैं। अब आप मुझे एक बात सोच के बताएं, आपके जहन में कौन सी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें आरबीसी बहुत ज्यादा टूटेंगे और हीमोग्लोबिन बीच में से रिलीज होगा और पेशेंट को प्रेजेंट करेगा विद इन डायरेक्ट बिलीरुबिन रेस के साथ? तो ऐसी कंडीशन आपके जहन में है? टाइप करें जल्दी से। जिसमें आरबीसी बहुत ज्यादा टूट रहे हो, आरबीसी से ही नीचे का निकलेगा ना, कोई भी कंडीशन, कोई भी एक टाइप कर दें। यस, हेमोलिटिक एनीमिया, सिकल सेल डिजीज, ठीक है। इन सब कंडीशन में ज्यादा बिलीरुबिन आएगा और ये इनडायरेक्ट होता है। फिर इससे ना कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें इसकी कंजुगेशन नहीं हो पाती, वो भी कंडीशंस आपके पास यही प्रेजेंट करते हैं इनडायरेक्ट बिलीरुबिन रेस के साथ। तो आपने याद रखना है। और इसी तरह कुछ कंडीशंस लिवर की होती हैं जिसमें कंजुगेशन ठीक होती है लेकिन वो आगे रिलीज नहीं हो पा जाता, या बाजू का तो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उन सब में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज्यादा होता है। तो ये आपने इस तरह करके इसको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इस तरह। और फिर एक और क्लू इसका मैं आपको बता दूं यहाँ पे ही, कि जब भी जॉन्डस आता है ना, फॉर एग्जाम्पल, जॉन्डस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जॉन्डस आपको पता है तीन में मैंने डिवाइड किया है, प्री हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्री के अंदर कौन सा बिलीरुबिन ज्यादा होगा? सारे टाइप करें। प्री के अंदर कौन सा बिलीरुबिन ज्यादा होगा? एवरीवन, यस, इनडायरेक्ट, शाबाश। और हेपेटिक के अंदर जो होगा वो बेसिकली कौन सा ज्यादा होगा? दोनों हो सकते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। और पोस्ट हेपेटिक में डायरेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। तो इनमें जो ब्लड टेस्ट आप करते हैं ना प्री हेपेटिक में, वो आप क्या करते हैं? हेमोलिसिस का वर्क, ठीक है। उसमें आप एलडीएच के लेवल भेजते हैं, आप पेशेंट का रेटिक्स काउंट देखते हैं, ठीक है। और जो हेपेटिक होता है उसमें आप एलएफटीज करवाते हैं, उसमें एएसटी एएलटीडी रेंज होंगे। और जो पोस्ट हेपेटिक होता है उसमें आप ऑब्स्ट्रक्शन के एलिमेंट में एल्कलाइन फास्फेटेज रेज होगा, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज रेज होगा। ये दो टेस्ट आपने याद रखने हैं। तो इस तरह अगर मैं आपको अब सिनेरियो दूं, आप लोग मेरे साथ हैं? कोई सोया हुआ तो नहीं है? अगर मैं कहूँ एक 20 ईयर ओल्ड मेल है, ठीक है, वो जॉन्डस है उसको, और उसका बिलिरुबिन रेज्ड है, ठीक है, और एलडीएच भी रेज्ड है, तो आपके जहन में क्या डायग्नोसिस आएगा? कौन सा जॉन्डिस है उसको? इनडायरेक्ट, शाबाश।
और अगर मैं कहता उसका बिलिरुबिन रेज्ड है और उसका अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज्ड है, फिर क्या आता? फिर नहीं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज्ड है तो पोस्ट हेपेटिक होता। ठीक है, पोस्ट हेपेटिक भी हो सकता है और हेपेटिक भी हो सकता है। ठीक है, हेपेटिक में दोनों होते हैं। सो अब ये जो आपके कंडीशन है, कंजेंटल कंडीशन है जिसमें कंजुगेटेड कंजुगेशन मगर तो बिल्कुल होता है बिना के। अच्छा जी, एओर्टा लोकेटेड पोस्टीरियर टू विच स्ट्रक्चर एब्डोमिनल कैविटी। ये आपने बात याद रखनी है। फॉर एग्जांपल ये अगर एओर्टा है ना, तो एओर्टा से आती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में पड़ी होती है ड्यूटीनम। बाज़ औक़ात जब आपका सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के अंदर कोई क्लॉट होता है तो ड्यूटीनम की ब्लड सप्लाई जाती रहती है। इसको कहते हैं SMA सिंड्रोम, सुपीरियर मेसेंटेरिक सिंड्रोम। बाज़ औक़ात ये होता है कि अब यहाँ पे ना पैड अल्लाह पाक ने रखा हुआ है, फैट पैड। तो ये फैट पैड जब खत्म हो जाए, वेट लॉस जल्दी जल्दी हो, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आते हैं, वॉमिटिंग शोमिटिंग के साथ। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये अब आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्ट्रक्चर पोस्टीरियर, किस स्ट्रक्चर के पीछे पड़ा हुआ है एओर्टा, तो वो हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ ड्यूडिनम होता है। ये याद रखिएगा, ये पेपर में आता होता है। आगे क्वेश्चन है आपसे, कार्बेगोलिन का मैकेनिज्म पूछा हुआ है। कार्बेगोलिन बेसिकली डोपामिन 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ठीक है, और ये प्रोलैक्टिनोमा में यूज होती है। वजह ये होती है बेसिकली, डोपामिन जो होता है ना, डोपामिन ये प्रोलैक्टिन को कम करता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, प्रोलैक्टिन कम करता है। तो बेसिकली इस तरह आपने ये मैकेनिज्म याद रखना है। अगर किसी पेशेंट का बॉडी में प्रोलैक्टिन की लेवल रेज्ड है तो आप उसको ब्रोमोक्रिप्टीन दोगे। ठीक है, तो डोपामिन की एगोनिस्ट दे दोगे। डोपामिन के एगोनिस्ट क्या करेंगे? प्रोलैक्टिन के लेवल को कम कर देंगे। इसी तरह आप एक बात याद रखें, अगर किसी मरीज के आपने डोपामिन एंटागोनिस्ट दे दिया, ठीक है, डोपामिन को बंद कर दिया है, कोई ऐसी दवाई आपको पता है जो कि डोपामिन को बंद करती है? कोई भी दवाई डोपामिन ब्लॉकर कोई पता है? डोपामिन एगोनिस्ट तो पढ़ लिया है, एंटागोनिस्ट कोई भी नहीं पता? एंटीसाइकोटिक्स तो ही नहीं आती आपको? हेलोपेरिडोल, वो क्या करते हैं? हेलोपेरिडोल में यही रिस्क होता है कि प्रोलैक्टिन के लेवल रेज हो सकते हैं। ठीक है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया ये करवाती हैं। तो हर मरीज का प्रोलैक्टिन रेज हो तो आपने ये नहीं सोचना प्रोलैक्टिन नोमा है उसको, कभी कभी वो ड्रग्स ले रहा होता है। पेशेंट प्रेजेंट वेट गेन, हाइपरटेंशन, वीकनेस, फेशियल प्लीथ्रू, पर्पलिश स्ट्राया, ठीक है, और मैस भी नजर आ गया एड्रिनल ग्लैंड। तो ये एड्रिनल कोई ना कोई ट्यूमर का सिनेरियो है। ठीक है, एड्रिनल एड्रोमा विद कुशनाइट फीचर्स के साथ पेशेंट आ रहा है। और इसको जब भी आपने आगे लेके चलना है, एक बात याद रखनी है आपने। देखिए, जब भी किसी पेशेंट का ना कॉर्टिसोल ज्यादा होता है, ठीक है, अगला टेस्ट आप क्या करते हैं? किसी को पता है? कॉर्टिसोल रेज्ड है, आप लो डोज डेक्सामेथाजिन सप्रेशन करते हैं। ठीक है, लो डोज डेक्सामेथाजिन सप्रेशन से अगर वो कम ना हो, फॉर एग्जांपल लो डोज डेक्सा देंगे फिर कॉर्टिसोल मेजर करेंगे, कॉर्टिसोल तब भी रेज्ड आया है, तो फिर आपके पास डायग्नोसिस हो जाता है कि दिस इज कुशिंग। ठीक है, ये कुशिंग ही है। और साथ साथ आप पेशेंट का ACTH देखते हैं कि ACTH कम हुआ है या नहीं। अगर पेशेंट का ACTH रेज रहे, फिर आप उस पेशेंट का ये एक आपको पता चल गया है कि ACTH कम हो गया है, तो एड्रिनल कॉज है। ठीक है, लेकिन अगर ACTH ज्यादा रहे तो फिर उसके पिट्यूटरी कॉज है। सिंपल तरीन तरीका। तो इस तरह आपने याद रखना है कि ACTH डिपेंडेंट है या ACTH डिपेंडेंट नहीं है। अगर किसी मरीज का ACTH ज्यादा हो, फिर आप उसको हाई डोज डेक्सामेथाजिन सप्रेशन देते हैं, तो पिट्यूटरी वाला हाई डोज से बंद हो जाता है। लेकिन जो पैरान्यूप्लास्टिक वाला होता है ना, पैरान्यूप्लास्टिक वाला, वो हाई डोज डेक्सा से भी कम नहीं होता। हाई डोज डेक्सा से भी ACTH जो है वो रेज रहता है। तो फिर आपको पता चलता है, ओ ये ACTH पिट्यूटरी से नहीं आ रहा, ये ACTH किसी बाहर वाली जगह से आ रहा है। समझ आ गई बात? अब ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ट्राइसोमीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके लिए एक आपको बात बताता हूँ कि ना एक स्कैन होता है बेसिकली प्रीनेटल स्क्रीनिंग का। इसमें 4 हार्मोन्स देखे जाते हैं और इसका एक निमोनिक है, पंजाबी में 22 को कहते हैं ना, 22 बेसिकली जो 21 के करीब है। तो निमोनिक होता है बाय हाई, कुछ लोग कहते हैं बाय हाई। अब बाय बेसिकली ये 21 है कि ट्राइसोमी 21 में हाई से याद रखें एच, बीटा एच से ज्यादा होगा और इनहिबिन इनहिबिन ज्यादा होगा, बाकी दोनों कम होंगे। ये बात आपने याद रखनी है, ये डायग्नोस्टिक फीचर है बाय हाई। ट्राइसोमी 21 के अंदर हाई होगा, बीटा एच सी भी ज्यादा होगा और इनहिबिन भी ज्यादा होगा। इस आपको समझ आ गया? सो आपके पास जो ट्राइसोमी 21 है बेसिकली उसमें अपवर्ड स्लैंटिंग पैल्पेबल फिशर है, फैट नेजल ब्रिज होगा, हाइपोटोनियाज होते हैं और एवी डिफेक्ट ज्यादा होते हैं, सेप्टल डिफेक्ट्स। जो एडवर्ड होता है ना बेसिकली ये एज ऑफ इलेक्शन होती है। एडवर्ड से याद रखें, ई से इलेक्शन एज, ठीक है। इलेक्शन की उम्र होती है 18 साल। घोड़े याद रखते होते हैं डाउन से 21 ट्राइसोमी की अल्कोहल की एज है, फॉर एग्जाम्पल वो डाउन की एज है। और फिर जो पेट्यू है वो A13 है पीड्स के अंदर, बच्चों के अंदर। इनका ये बहुत लेस एमसीक्यूज एग्जाम में आता होता है एडवर्ड का। एडवर्ड में एक फीचर होता है रॉकर बॉटम फीट या क्लेंच फिस्ट, इस तरह सिनेरियो आता है। और ये जो होते हैं पेट्यू के, इनमें होलोप्रोज्नोसेफेली होती है। होलोप्रोज्नो क्या होती है? पूरी आंखें भी मिल जाती हैं आपस में, वेंट्रिकल्स भी दिमाग में मिले होते हैं, सारे फोर ब्रेन वाली स्ट्रक्चर आपस में मिली रह जाती है। तो ये आपने याद रखना है। आर यू पीपल विद मी? समझ आ रही है या मैं बहुत तेज जा रहा हूँ? समझ आ रही है? ओके। तो क्वेश्चन है प्लेग्रा। अच्छा देखिए, आपको एक बात याद आपने रखनी है, जो नया सीन है ना आपकी बॉडी में, उसके दो पाथवेज हैं। एक में वो कन्वर्ट होता है प्लेग्रा में, सॉरी एक सेरोटोनिन, जो आपकी सॉरी सॉरी ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन जो होता है ना, ये अमाइनो एसिड है, इसके दो पाथवेज हैं। एक ये नियासिन में कन्वर्ट होता है और एक ये सेरोटोनिन में, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है कि ट्रिप्टोफेन दोनों में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब होता ये है, एक डिजीज होता है आपको पता होगा, कार्सिनाइड। कार्सिनाइड के ट्यूमर के अंदर कार्सिनाइड टू मच प्रोड्यूस होता है, कार्सिनाइड से सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, तो ये सारा पाथवे इस तरफ डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। ट्रिप्टोफेन इसी में कन्वर्ट होता रहता है, तो नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो एग्जाम के लिए आप याद रखिएगा, एक कॉज नियासिन की डेफिशिएंसी की कार्सिनाइड सिंड्रोम है, ठीक है। बाकी नियासिन की वैसे भी डेफिशिएंसी हो सकती है, डाइटरी अगर ट्रिप्टोफेन आ ही नहीं रहा, ट्रिप्टोफेन की डेफिशिएंसी है। ये प्रेजेंट कैसे करता है? ये प्लेगरा की तरह। प्लेगरा में क्या क्या चीजें होती हैं? ये बेसिकली चिलाई, बेसिकली इसमें क्या क्या होता है? इसमें थ्री डीज याद रखें, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ, ठीक है। और इसको में डर्मेटाइटिस होती है ना, वो कैसल नेक, मतलब ये जो नेक का एरिया होता है जहाँ पे कोई ज्वेलरी डालनी होती है, तो ये वहां पे बेसिकली होती है डेथ, और डायरिया भी थोड़ी ये कराता है, ठीक है। इसको कंफ्यूज कभी भी नहीं करना आपने किसके साथ? विपल डिजीज। विपल डिजीज जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। विपल के अंदर डायरिया जरूर होता है, ठीक है, रैश भी होती है, लेकिन वो रैश होती है वो मैक्यूल्स होते हैं, इस तरह की रैश नहीं होती, वो हाइपर पिगमेंटेशन होती है। ये वाली रैश टिपिकल नेकलेस एरिया के ऊपर होती है, ठीक है। और इसमें डिमेंशिया होता है, उसमें न्यूरोलॉजिकल कोई ना कोई डेफिशिएंसी, न्यूरोपैथी हो सकती है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी मैंने एक निमोनिक बनाया होता था वाइटामिन का, आप लोगों के ध्यान में है? इसका निमोनिक है टर्न, TRN। बी वन थायमीन जो होता है वो B1 है, B2 राइबोफ्लेविन है, B3 नियासिन है। थायमीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? थायमीन जो होता है ना, ये करवाता है बेरी बेरी, ठीक है। B2 जो राइबोफ्लेविन है, और राइबोफ्लेविन जो है वो बेसिकली आप याद रखिएगा कॉर्निया जो है ना, कॉर्निया, उसमें वेस्कुलराइजेशन करवाता है,
और नियासिन से प्लेग्रा होता है। ग्लूटाथायोन बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये ग्लूटाथायोन प्रोटेक्ट करता है सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बॉडी में बनती है उनको डैमेज करके। और एक बात आपने याद रखनी है कि ग्लूटाथायोन, एक बात आपने जो इसमें याद रखनी है कि बॉडी में ग्लूटाथायोन जो बन रहा है ना, वो उसके हवाले से आपने याद रखना है कि NADPH से वो बनता है। NADPH का इसमें बहुत ज्यादा रोल है कि ग्लूटाथायोन को रिड्यूस फॉर्म में रखने का। ये रिड्यूस फॉर्म है, ये फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसको कन्वर्ट करता है NADPH। तो ये आप याद रखिएगा, अगर NADPH ना हुआ तो ये बेसिकली जो होगा, इसको इस तरह आप याद रखें। हाँ, ये ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। NADP कन्वर्ट होता है इनटू NADPH इनटू NADP। ठीक है, तो अगर बॉडी में NADPH ना हुआ तो ये ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। इधर आप याद रख लें O फॉर्म और इधर R फॉर्म ग्लूटाथायोन। थोड़ा सा मैंने वैसे बहुत ही कचमुच कर दी है। ग्लूटाथायोन लिखे ना G, और इधर भी G। ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है और ये रिड्यूस फॉर्म है। इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए और इसी फॉर्म में ये काम करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, इसको चाहिए NADPH। तो अगर बॉडी में NADPH ना हुआ तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, सिंपल एज इट इज। और ये भी एंटीऑक्सीडेंट का काम नहीं कर सकेगा, तो इसमें आपने ये याद रखना। GPS में इम्यूनोग्लोबुलिन्स का रोल क्या होता है? ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, हम लोग नहीं यूज करते इनको। प्लाज्माफेरेसिस इज द फर्स्ट लाइन। GPS के बारे में मुझे एक बात बताएं आप लोग। GPS जो होता है उसमें लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज होता है या अपर मोटर न्यूरॉन? कोई भी टाइप कर ले, इतना तो पता ही होगा। GPS अपर मोटर है लोअर मोटर? लोअर मोटर, यस। ठीक है, तो ये याद रखना है, GPS लोअर मोटर न्यूरॉन है। इसमें फर्स्ट लाइन आपके पास प्लेक्स होता है, प्लेक्स, प्लाज्माफेरेसिस। और साथ उसके आपने पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, वेंटिलेटरी सपोर्ट भी आप पेशेंट को साथ प्रोवाइड करते हैं। अगर फ्लेक्स का ऑप्शन ना हो देन गो फॉर इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। बाकी दोनों इकट्ठे ही देने की, IVIG भी दे रहे हो, फ्लेक्स भी, दोनों बहुत महंगी है, ये आपने याद रखना है। लेकिन एक बात जो खास याद रखनी है वो ये है कि जब पेशेंट का मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, रेस्पिरेटरी वाइटल लुक फॉर अ साइन। अगर उसकी वाइटल कैपेसिटी 20 ml पर kg से कम हो गई है, उसको पता है हम कैसे देखते हैं? किसी को पता है? एनी आइडिया? कोई वेग गैस? कैसे देखते हैं पेशेंट का रेस्पिरेटरी एफर्ट कंप्रोमाइज तो नहीं हो रही? आप मरीज को कहते हो 20 तक ना काउंट करे। ठीक है, 20 तक काउंटिंग उससे करवानी है। अगर एक सांस में वो 20 तक काउंट नहीं कर पा रहा, उसका रेस्पिरेटरी रिजर्वायर गिर रहा, तो फिर आप उसको वेंट के करीब ले जाते हैं। अगर किसी पेशेंट का BMI वैल्यू 25 तक चली गई है, नॉर्मल 24.9 तक होती है, तो ये ओवरवेट है। और 20-30 से ऊपर होता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड लेना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है आप लोग थोड़े सो रहे हैं। आर यू पीपल विद मी? ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूँ आप लोग सीख लें, पर FCPS में आता है ये। ओके, हमेशा याद रखना है, ये ग्लूटियल नर्व के हवाले से, जिस टांग पे, ठीक है, जिस टांग पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा ना, उस साइड का मसला है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और जाहिर सी बात है, उस साइड पे भी खड़ा नहीं होगा तो दूसरी साइड पे गिर जाएगा मरीज। आपको मैं अगर एक बात कहूँ, एक पेशेंट है, उसको आपने क्या है, राइट लेग पे खड़े हो, ठीक है, राइट लेग पे खड़े हो, लेकिन उसे नहीं खड़ा होने हुआ, तो उसके किस साइड के ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस का मसला होगा? टाइप करें, राइट या लेफ्ट? जिस तरह मैंने समझाया बस मुझे वो बता दें, मैंने आपके सिंपल करना है इसको। ठीक है,
मसला किस साइड का होगा? राइट साइड का। अब ये सिनेरियो आप पढ़ें, लिंपिंग ऑन द राइट साइड को छोड़ दें, व्हेन स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट लेग, तो लेफ्ट लेग में अगर वो खड़ा हुआ है तो लेफ्ट साइड की क्या हो गए हैं? लेफ्ट साइड के ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस उड़ गए हैं। तो ये, तो लेफ्ट साइड के ग्लूटियस मिनिमस ये बेसिकली, अब जब आप ये दो टांगे हैं ना, आपने इनमें से एक टांग फॉर एग्जांपल इस पे खड़े हुए हैं, जो पेल्विस होती है ना बेसिकली, अब ये और ये वाली साइड को आपने ऑफ द ग्राउंड कर दिया, इसको आपने उठा लिए, ठीक है? तो पेल्विस इस साइड पे टिल्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन अल्लाह पाक ने इसी साइड के जो मसल्स हैं, राइट, ये अगर लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, और ये उसको स्टेबलाइज रखते हैं। ये याद रखना है कि जिस टांग पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है वही बेसिकली उसको स्टेबलाइज करती है। डोर्सल कॉलम और मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे जो होता है, ये क्या कैरी कर रहा होता है? ये बेसिकली वाइब्रेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कैरी करते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। और जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इसको ए स्पाइनोथैलेमिक टी भी लिखते हैं बीच में, ये जो ट्रैक्ट होता है ये पेन और टेम्परेचर कैरी करता है, ये आपने याद रखना है। और एक और बात इनके हवाले से याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी सी मैंने अजीब ही ड्रा कर दी है, जो एक ऐसे करके, ऐसे, अच्छा, जो डोर्सल कॉलम के फाइबर्स होते हैं ना, ये फॉर एग्जांपल पोस्टीरियरली आए हैं, तो ये इप्सिलेटरल साइड पे जाते हैं, ऐसे कर दोनों साइडों से, ठीक है? ये फिर ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन में जाके मेडुला के लेवल पे जो आपके होते हैं न्यूक्लियस फेसिकुलस और ग्रेसिलस, वहां पे जाके वहां से फिर ये डिकसेट करके ऊपर जाते हैं। लेकिन जो होते हैं ना पेन के पाथवेज, ठीक है, इसको मैं रेड से ड्रा करता हूँ। जो पेन का पाथवे होता है ना, अब आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मैंने क्वेश्चन पूछना है। पेन वाले पाथवे अपोजिट साइड पे जाते हैं और फिर उसके बाद ब्रेन की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो अब आप एक पेशेंट है जिसकी मैं कहता हूँ आपने पूरी राइट साइड की स्पाइनल कॉर्ड उड़ा दी है, उसकी खराब हो गई है, कुछ भी हो गया, हेमी सेक्शन हो गया है, तो मुझे आप एक बात बताएं कि जो वाइब्रेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होगी, वो इप्सिलेटरल साइड की उड़ेगी या कॉन्ट्रालेटरल साइड की? वाइब्रेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन किस साइड की उड़ेगी? इप्सिलेटरल। और पेन और टेम्परेचर, पेन और टेम्परेचर, ये देखें डीकसेट करके ये अपोजिट साइड पे जा रहा था, ठीक है? तो पेन और टेम्परेचर जो होगा वो बेसिकली अपोजिट साइड का, और वो किस साइड का होगा? जो इधर वाला आके इधर से डीकसेट होकर ऊपर जा रहा था, वो बेसिकली, ये आपने याद रखना है। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पेपर में आएगा। अच्छा, जो जो होता है क्लोरेटिक इफेक्ट ज्यादा किससे होता है? सेक्रोटन से होता है। इसमें आपने याद रखना है सेक्रोटन जो होता है वो बेसिकली एस सेल्स होते हैं ड्यूडिनम से रिलीज करते हैं। क्लोरेटिक इफेक्ट लिवर को टू इंक्रीज द बाइल सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियास टू रिलीज बाइकार्बोनेट रिच फूड। तो ये मतलब क्लोरेटिक इफेक्ट इससे कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है वो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इसलिए। नहीं, ये दोबारा बता दूं, ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड में मैंने ये बताया है कि जो पेन और टेम्परेचर के फाइबर्स होते हैं ना, वो ये आए हैं ना, ये डीकसेट होके अपोजिट साइड पे, इस साइड से आए हैं तो ये डीकसेट होके इधर से जाएंगे। तो अगर पर टाइम बीइंग मैं ये वाले बीच में से निकाल दूं, मैंने कहा था पेशेंट की राइट साइड की स्पाइनल कॉर्ड उड़ गई है, तो मैंने कहा था कि जो पेन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के फाइबर्स होते हैं वो इप्सिलेटरल जाते हैं, वो तो ठीक है, वो आपने कहा इप्सिलेटरल सेंसेशन जाएंगी। लेकिन पेन और टेम्परेचर ये जो उड़े हैं फाइबर्स, ये वाली, ये किस साइड से आ रहे हैं? ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये देखे ना, ये वाले फाइबर्स उड़ गए हैं ना, ये किस साइड से आ रहे हैं? आईफोन बताएं मुझे, किस साइड से आ रहे हैं? नहीं, ये राइट साइड से आ रहे हैं, ये गौर करें जरा। ये मेरा कर्सर को भी देखना है आपने, ये मैं कर्सर किधर से लेके आ रहा हूँ, ये देखें, ये पेन और टेम्परेचर इस साइड से ये फाइबर क्रॉस हुए और फिर इस साइड पे आए। तो ये साइड कौन सी है? ये राइट साइड है बॉडी की, ये लेफ्ट साइड, कौन सी साइड से फाइबर्स आ रहे हैं? देखे ना, पी स्टार्ट का, गुड,
तो ये कॉन्ट्रालैटरल साइड्स पे पेन और टेम्परेचर उड़ेगा। आप समझ आ गई है? अगर आपको समझ आ गई है ना तो समझो कि सबको समझ आ गई है। आ गई है? ओके, शाबाश। ठीक है, पेशेंट सीरम फेरेटिन लेवल उसका 1000 तक है। नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? फेरेटिन रेज है तो इसकी फ्लेबोटमी करें। ये उसको सॉरी फेरेटिन सॉरी 1000 में है तो आप इसको डेफ्रेक्सामीन देंगे। क्यों देंगे? आयरन चिलेटर के तौर पर ये एक्ट करता है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया का पैथोजेनिक फाइंडिंग क्या होते हैं? इनमें ऑरल रॉड्स होते हैं। वैसे ल्यूकीमिया में 20% तक ब्लास्ट सेल्स होते हैं और ये एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया होता है। इन्हीं ऑरल रॉड्स की वजह से पेशेंट DIC में जाता है। ये आपने याद रखना है। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ट्रीटमेंट एट्रा। ये बस वर्ड्स आपने याद रखने हैं। माइक्रोएंजियोपैथी और वेस्कुलोपैथी में डिफरेंस क्या है? माइक्रोएंजियोपैथी स्मॉल वेसल से होता है। वेस्कुलोपैथी दोनों को एनकम्पन करता है, ब्लड वेसल एज वेल एज जो उसको न्यूरोवस्कुलर बंडल आ रहा है। ठीक है, मैं वो दोनों को माइक्रो और मैक्रो दोनों को कंपनी कर रहा होता है। डायबिटीज की वजह से होती है। अच्छा जी, जो हाई यील्ड होंगे मैं वही। अच्छा, वायरल मेनिंजाइटिस जब भी आपको सिनेरियो आएगा आपने एक बात याद रखनी है कि वायरल मेनिंजाइटिस ज्यादातर एंटेरोवायरसिस से होता है, हर्पीस वायरस 2 से होता है। हर्पीस वायरस 2 किन में ज्यादा होता है? पीड्स में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हर्पीस वायरस 2 ये पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में कराता है। ज्यादातर हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस किधर होता है? ये जेनेटिलिया में होता है। तो ये बच्चा जब पैदा होता है तो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू अगर होगा तो ये मदर के बर्थ कैनाल से बच्चे में चला जाता है। ये मेनिंजाइटिस करवाता है। आप लोग मुझे बता सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन meningitis versus encephalitis? एनीवन? अच्छा, meningitis में हेडेक होता है और नेक स्टिफनेस होती है। ठीक है, एनकेफलाइटिस में क्या होता है? सीजर्स होते हैं। ठीक है, ब्रेन का जो पेरल काइम है वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद अगला है पोलियो। अच्छा, ये जो पोलियोमा वायरसेस है ना, ये किस चीज के साथ एसोसिएट होते हैं? ये पोस्ट ट्रांसप्लांट सबसे ज्यादा इन्फेक्शन करवाते हैं और ये प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको एनसेफेलोपैथी भी करवाते हैं। ठीक है, ये भी पेपर में आता होता है। पोस्ट ट्रांसप्लांट कौन सा बग होता है? व्हाट इज साइनस एरिथमिया और इज इट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन? ये फिजियोलॉजिकल वेरिएशन होता है, पैथोलॉजिकल होता ही नहीं है। अच्छा, सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस कब आपका जनरेट होता है? जब भी मीन आर्टेरियल प्रेशर लेस देन 65 हो। मैं आपको एक बात बताऊं, मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है ना, ये आप याद रखो, 2/3 जो होता है ना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 1/3 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। किसी भी मरीज का अगर बीपी ना 160/90 दिया हो ना, चुप करके आंखें बंद करके ना, आंसर क्या होगा? 65 से ऊपर होगा या नहीं? आंसर 2/3 अगर डायस्टोलिक है ना तो ये 65 से ऊपर चला जाता है। इसलिए मैं सिंपल रखा हुआ है, मैं चुप करके डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को देख लेता होता हूँ। अगर उसकी रेंज ज्यादा हो ना 60 से ऊपर ऊपर तो मुझे लग रहा होता है कि सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस जनरेट नहीं होता। ठीक है, तो ये याद रखते हैं, जब ये 65 से नीचे जाए तब ये होता है और 70 से ऊपर हो तो तब नहीं होता, इनएडिक्वेट होता है। अच्छा, जो टिश्यू के लेवल पे अनीमिया होता है, बेसिकली अनीमिया को हम ऐसे बताते होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अब पेशेंट को हाइपोक्सिया हाथ पे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, तो उसकी एक वजह होती है हाइपोक्सिया की वजह देखें। एक तो वजह है फेफड़ों के अंदर से ब्लड के अंदर जा ही नहीं रहा ऑक्सीजन, एक वजह ये हो गई। दूसरी वजह क्या हो सकती है कि आरबीसीज ही कम है। ठीक है, तीसरी वजह क्या हो सकती है कि वो जो आरबीसीज हैं, ये फॉर एग्जांपल आरबीसी के स्ट्रक्चर है, उनमें ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन टिश्यू के पास नहीं जा पा रही। या तीसरी काज ये है कि टिश्यू यूज ही नहीं कर पा रहे, तो उसको कहते हैं हिस्टोटॉक्सिक। टिश्यू यूज ही नहीं कर पा रहे, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया ये। ठीक है, इसको नीमिया तो कम ही कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। तो ये ज्यादातर साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से होती है। क्यों होती है? किसी को पता है? आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें क्या होता है? आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, उसमें साइटोक्रोम होते हैं। साइटोक्रोम 4 जो होता है ना, इसको इनहिबिट करता है साइनाइड। वो ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कम हो जाती है।
ऑक्सीजन को यूज ही नहीं कर पाते। तो ये साइनाइड पॉइजनिंग का एक फीचर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइनाइड पॉइजनिंग जो होती है वो बेसिकली उसकी कॉजेज क्या है। ठीक है, तो इसकी कॉजेज में एक ये नाइट्रेट्स नहीं होती, एक नाइट्रेट्स उसमें आ जाती हैं, नाइट्राइट्स। ये जो बीपी लोड करने के लिए एक ड्रग दी जाती है नाइट्रोप्रूसाइड, नाइट्रोप्रूसाइड। ठीक है, इससे साइनाइड रिलीज होता है। तो ये साइनाइड जाके क्या करता है, पेशेंट बिल्कुल हाइपोक्सिक हो जाता है। ठीक है, स्किन का कलर चेरी रेड हो जाता है। ठीक है, और साइनोसिस स्टार्ट हो जाती है। साइनोसिस इनमें बल्कि बड़ी प्रोमिनेंट होती है। तो इसमें आप याद रखना है, इसमें ट्रीट आप कैसे करते हैं। आलमंड ब्रेथ होती है, चेरी रेड स्किन होती है, लैक्टेट लेवल रेज हो जाते हैं। इसमें आपने साइनाइड को कन्वर्ट करना है ऐसी फॉर्म में कि वो यूरिन से निकल जाए। तो वो उसके लिए एंटीडोट कोबालामीन है, हाइड्रोक्सी कोबालामीन दिया जाता है। वो साइनाइड के साथ बाइंड होकर उसको यूरिन से रिलीज करा जाता है। और इसमें एक बात याद रखते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर जो होगा ना वो आपको फाइंडिंग नॉर्मल देगा। क्यों? क्योंकि पल्स ऑक्स तो बताता है ना कि हीमोग्लोबिन के साथ कितनी ऑक्सीजन बाउंड है, वो तो बिल्कुल ठीक होगी। तो पेशेंट हाइपोक्सिक होने के बावजूद ये होता है इसमें कम। हाइपोथायरिज्म, हाइपोथायरिज्म के बारे में आपने जो ये रिकॉल में पेपर आया, एमसीक्यूज आया था, तो हाइपोथायराइड के बारे में आपने क्या बात याद रखनी है? टीएसएच क्या होता है हाइपोथायराइड में, कोई भी एक बच्चा बता दे। व्हाट हैपन टू टीएसएच इन हाइपोथायराइड? देखिए ये आपके ग्लैंड्स है ना, ये रिलीज करते हैं बेसिकली T3 T4। अगर ये कम होंगे तो टीएसएच को फीडबैक चाहेगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वाइस वर्सा अगर ये ज्यादा होंगे तो टीएसएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है ना ये हाइपरथायराइडिज्म की होती है। और ये जो कंडीशन होती है ये किसकी होती है, हाइपो। ठीक है, तो इसमें ये आपने याद रखनी है बात। फिनॉक्सीबेंजामीन का फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या रोल है? बेसिकली फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है कि जो एड्रीनल ग्लैंड्स है, जो मिड्यूला है, ये टू मच एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। और ये एपिनेफ्रिन जाके ब्लड वेसल पे एक्ट करते हैं। ब्लड वेसल पे अल्फा रिसेप्टर भी हैं, बीटा भी हैं। अल्फा रिसेप्टर जब टू मच स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। उससे क्या होगा, बीपी पेशेंट का शूट कर जाएगा। और बीपी जब ज्यादा होता है तो क्या होता है, एपिस्टेक्सिस होगा। ठीक है, यही एपिनेफ्रिन हार्ट पे जाके एक्ट करेगी तो हार्ट का रेट ज्यादा हो जाएगा। यही एपिनेफ्रिन, तो ये आपने याद रखना है। बीटा टू रिसेप्टर पे जब ये एक्ट करेगी तो ब्रेन के अंदर हेडेक करवा देगी। अच्छा, आप इसमें आप पेशेंट को अल्फा ब्लॉकर पहले देते हैं बजाय पहले बीटा ब्लॉकर। क्यों? अगर मैंने पहले बीटा ब्लॉकर दे दिए, फॉर एग्जांपल मैंने पेशेंट को पहले प्रोपेनोलोल दे दी, तो क्या होगा, कॉमन सेंस बता सकता है। बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली एक बात आपने याद रखनी है, ये बीटा रिसेप्टर्स हैं, ये वेजो डायलेशन करते हैं। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को फॉल करते हैं। ठीक है, सो अगर आपने थोड़ा बहुत जो वेजो डायलेशन हो रही थी वो भी जाती रहेगी, अनकंट्रोल अल्फा रिसेप्टर पे एपिनेफ्रिन काम करेगी और बीपी शूट कर जाएगा। इससे नेवर एवर गिव बीटा ब्लॉकर। कहता है इस CA19 ट्यूमर मार्कर एसोसिएटेड विद पैंक्रियाटाइटिस। CA19 पैंक्रियाटाइटिस के साथ भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा के साथ होता है। पैंक्रियाटिक CA आप लिखना चाहिए था। ठीक है, डायग्नोस्टिक होता है। कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया क्या है? कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया क्या है? बेसिकली जो एड्रिनल्स है ना उसमें आपको पता है तीन हार्मोन्स हैं, क्या क्या प्रोड्यूस होता है, एल्डो, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन। ठीक है, कॉर्टिसोल का फीडबैक मैकेनिज्म जाता है ब्रेन में और वो ACTH को सप्रेस रखता है। अब जो कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया ना उनके डिफरेंट फॉर्म्स है। उसमें 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है। तो 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है ना उसमें एल्डो भी कम होता है और कॉर्टिसोल भी कम होता है। ठीक है, अब खुद सोचें जब इस कॉर्टिसोल कम होगा तो ब्रेन को क्या फीडबैक जाएगा, क्या जाएगा, ACTH क्या हो जाएगा। कॉर्टिसोल जब कम होगा ACTH क्या होगा, ACTH ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, गुड। जब वो इंक्रीज होगा वो एड्रिनल पे आके एक्ट करेगा, तो एड्रिनल का क्या करा देगा, हाइपरप्लेसिया। तो ये इसकी पैथोफिज होती है। तो ये जो एंजाइम की डिफरेंट एंजाइम की डेफिशिएंसीज होती हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे। वो बेसिकली क्या करती हैं, एड्रिनल्स को एड्रिनल्स को तो कर देते हैं। ओके, और इसमें ये चीज है कि मोस्ट कॉमन 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज स्क्रीनिंग टेस्ट में ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, ये एक ना इसका शुरू में प्रिकर्सर होता है। वो प्रिकर्सर के लेवल ज्यादा हो जाए, आप देखें ना, अगर ए को बी में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, और बीच में एंजाइम है, कोई भी एंजाइम है, उसका नाम है एक्स, जो कि 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है, वो डेफिशिएंट हो, तो ए के लेवल क्या हो जाएंगे, रेज्ड। तो इसी तरह 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना, ये ए है, इसके लेवल रेज रहते हैं, इसने एल्डोस्टेरॉन में कन्वर्ट होना होता है, इसके लेवल रेज रहते हैं, ये रिएक्टेंट है, तो इसको हील प्रिक टेस्ट किया जाता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या चीज आप सोचते हैं, याद रखते हैं, जब भी एमसीबी रेस्ड आए ना, आपके जहन में दो चीजें आए, यहाँ B12 है, यहाँ फोलेट की डेफिशिएंसी है, ठीक है। आप लोगों में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट करते हैं B12 की डेफिशिएंसी या फोलेट की, एनीवन, किसी को पता है, कोई क्या क्लिनिकल एक इंपॉर्टेंट साइन होता है, कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो तो हम कहते हैं कि ये फोलेट है और B12 है। गुड, शाबाश। CNS के साइंस हो तो न्यूरोलॉजिकल होना, तो B12 होता है, ठीक है। तो आपने जब भी मैक्रोसाइटिक का पेशेंट आए, उसका B12 फोलेट के लेवल्स करवाएं, और ये याद रखना है, ये बस इतना लेवल में आता नहीं है, B12 200 से कम हो तो डेफिशिएंसी है, फोलिक एसिड इतना कम हो। बस एक बात याद रखनी है कि जब भी किसी पेशेंट का होमोसिस्टीन और मिथाइल मेलोनिक एसिड दोनों रेज्ड हों, ठीक है, तो ये B12 डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर किसी पेशेंट का सिर्फ होमोसिस्टीन रेज्ड है, तो फोलेट, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है कि बेसिकली आपकी बॉडी में जो होमोसिस्टीन है ना, इसने कन्वर्ट होना होता है मिथियोनीन में, इसमें B12 भी इन्वॉल्व है और इसमें फोलेट भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर होमोसिस्टीन रेज है तो दोनों वजह हो सकती है, यहाँ तो B12 भी नहीं है या फोलेट भी काम नहीं कर रहा, लेकिन एक बॉडी में स्टेप है जिसमें मिथाइल मेलोनिक एसिड ने प्रोपेनाइल को ए में कन्वर्ट होना होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ B12 इन्वॉल्व होता है। तो अगर B12 की डेफिशिएंसी होगी तो नॉट ओनली होमोसिस्टीन रेज बल्कि मिथाइल मेलोनिक एसिड आल्सो रेज्ड। विल्सन डिजीज में कहता है क्या इनहेरिटेंस पैटर्न, ऑटोसोमल रिसेसिव है और ATP7B जीन इन्वॉल्व है। किसी का डीडी होता है मैनकन जीन, मैनकन डिजीज, उसमें ATP7A जीन होती है, 7A, इसमें कॉपर ज्यादा होता है बॉडी में, और मैनकन जीन के अंदर कॉपर कम होता है। इसमें ये देखें, काशर फ्लैशर रिंग्स होती हैं, पेशेंट को न्यूरोसाइकेट्रिक पिक्चर्स होते हैं, लिवर में सिरोसिस हो जाती है। और कौन सा ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया SLE के साथ होता है, वो वार्म टाइप होता है। कोल्ड टाइप जो होता है वो ज्यादातर वेल्डनस्टोन मैक्रोग्लोबिनीमिया में होता है, ये ज्यादातर इसमें होता है माइकोप्लाज्मा के अंदर, ठीक है। वार्म वाला ज्यादातर ट्यूमर्स में होता है। जो प्रोस्टेट कैंसर है वो ज्यादातर कौन से जोन से होता है, पेरिफेरल जोन से, और PSA के लेवल रेज होंगे, और ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी आपको उसमें करनी पड़ेगी, और ये ज्यादातर बैक पेन के साथ आता है, ये बस वर्ड होता है इसमें। ये भी आपका इस समय सिनेरियो में आया हुआ था पेपर में। HLA-B27 की सोरियाटिक आर्थराइटिस के साथ क्या है, बेसिकली HLA-B27 जो है वो पॉजिटिव होता है इनके अंदर, ठीक है, 10 to 20% लोगों के अंदर ये पॉजिटिव होता है, और इसका निमोनिक होता है HLA-B27 पॉजिटिव का पेयर्स, PAIRS। इन डिजीजेस में बैक पेन होता है, ये सीरो नेगेटिव होते हैं, कि मतलब ANA और रोमेटाइड फैक्टर इनमें नेगेटिव होता है, लेकिन इनमें HLA-B27 पॉजिटिव होता है। पी से क्या है, सोरियासिस, ए से क्या है, एनकाइलोजिंग,
स्पोंडिलाइटिस। ठीक है। और आई से क्या है? आईपीडी। आर से रिएक्टिव पेयर। पेयर आपने याद रखना है। इन सब के अंदर बेसिकली पेशेंट को बैक पेन भी होता है, लेकिन HLA-B27 ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। लंग फाइब्रोसिस की काजेज आपसे जब भी पूछे, देखें लंग के दो जोन है, एक अपर जोन और एक है लोअर जोन। अपर जोन में आप मुझे बता सकते हैं फाइब्रोसिस कोई एक कॉमन काज पाकिस्तान के अंदर? टीबी, शाबाश। और ब्रिलियोसिस, रेडिएशंस, ठीक है, सोरियासिस हो गया, sarcoidosis हो गया, ये सब ऊपर होते हैं। नीचे के चार ही काजेज हैं। ज्यादातर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, एस्बेस्टोसिस, ड्रग्स। बस आप ये याद रखो। तो जब भी कोई पेपर में ड्रग आ जाए, आपने चुप करके लोड जोन को चूज करना। ठीक है। और एक और रह गया है, उनका इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये लोड जोन में होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज, एस्बेस्टोसिस और ड्रग्स, ये लोड जोन में होती है। और IPF। सार्स कोव क्या है? बेसिकली वायरस है, कोविड करवाता है ये। ठीक है। और कोविड को डायग्नोज आप एक्सरे की बेस पे करते हैं, और पेसिटीज आपको कंफर्म आप PCR के थ्रू करेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ पेशेंट आता है। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता। अच्छा, जो फार्माकोलॉजिकल और क्लिनिकल केयर इज डिफाइंड एज, जो आपकी होती है ना एफिकेसी। एफिकेसी क्या होती है? मैक्सिमम डिग्री जिस तक ड्रग की ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन अचीव करती है बायोलॉजिकल या क्लिनिकल इफेक्ट। ठीक है। और जो एफिकेसी होती है वो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, वो उसकी रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग, एगोनिस्ट हो गया, ये बेसिकली इसको एफिकेसी कहते हैं। और क्लिनिकल एफिकेसी क्या होती है? क्लिनिकल ट्रायल से देखी जाती है। ठीक है। इस तरह के MCQs आए ना तो मैं आपको बताऊंगा, वो काफी अच्छा क्लियर हो जाता है। एफिकेसी इज बेसिकली अबाउट अ मैक्सिमम इफेक्ट। ठीक है, डोज पे डिपेंडेंट नहीं होता। पोटेंसी जो होती है वो ड्रग की डोज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बेल्स पाल्सी के बारे में आपने चार बातें याद रखती हैं। क्या क्या? इट्स लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज, इट्स इडियोपैथिक, इट्स रिवर्सिबल। ठीक है। लोअर मोटर, इडियोपैथिक और रिवर्सिबल, तीन ही बातें याद रखें ये। और इसके बारे में, बेल्स पाल्सी रिकरेंट भी हो सकती है, फुली रिकवर्ड हो जाती है विद इन 3 मंथ्स। और इसमें आपने याद रखना है ट्रीटमेंट बेल्स पाल्सी की एंटीवायरल आपने देनी है अगर पेशेंट को हर्पीस जोस्टर है। और ये पता है हर्पीस जोस्टर कैसे प्रेजेंट करता है? ये ईयर के ऊपर पस्ट्यूल्स बनती हैं ईयर पे। ठीक है। इसको कहते हैं रेमसे हंट सिंड्रोम। ऐसे आता है सिनेरियो, एक 20 ईयर मेल है, उसको ईयर पे लियंस है, और माउथ जो है, एंगल ऑफ माउथ, माउथ एंगल वो डेविएटेड है लेफ्ट साइड पे। तो डायग्नोसिस क्या होगा? आप डायग्नोसिस क्या बनाओगे इसका? एंगल ऑफ माउथ लेफ्ट साइड पे है, और ईयर पे वेसिकल्स हैं, छोटे छोटे अल्सर्स हैं। दिस इज बेल्स पाल्सी। नहीं, इसको रेमसे हंट सिंड्रोम कहते हैं। रेमसे हंट सिंड्रोम। ठीक है। ये लिखा हुआ है। herpes zoster orticus होता है वेसिकल्स इन द ईयर प्लस लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी। लाइम कैन प्रेजेंट, बट यूजुअली लाइम बाइलेटरल होता है। ठीक है। और एक्यूस्टिक न्यूरोमा में हेयरिंग लॉस होता है। स्टाइलोफेरेंजियस मसल की इनर्वेशन कहाँ से होती है? क्रेनियल नर्व 9 से। ये MCQs आता होता है। स्टाइलोहाइड लिगामेंट जो होता है वो कौन सी फेरेंजियल आर्च से आता है? वो सेकंड से आता है। और सेकंड फेरेंजियल आर्च की नर्व सप्लाई कौन सी है? ये आपने याद रखना है, 7th है। और ये उसके मसल्स हैं, कार्टिलेज, रिक्टर कार्टिलेज है, फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स को जनरेट करता है। और पल्मोनरी आर्टरी का जब भी आएगा वो किससे है? 6 से। इवन आपकी जो, देखिए फोर्थ आर्च है वो एओर्टिक आर्च, फोर्थ आर्च से एओर्टिक आर्च आती है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी आती है।
थर्ड आर्च जो है वो कॉमन और प्रॉक्सिमल इंटरनल कैरोटिड बनाती है। फर्स्ट और सेकंड से मैक्सिलरी और हाइड आर्टरीज आती हैं। सिक्स आर्च से पल्मोनरी आर्टरी और डक्टस आर्टरियोसस आता है, और ये सप्लाई होती है रिकरल लेरेंशियल नर्व से, ये याद रखते हैं। आपको पता है कभी कभी पीडीए का सिनेरियो आता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, और पूछा जाता है ये जो डक्टस आर्टरियोसस है ये किस आर्च से है। जो कौन सी आर्च होती है, कौन सी आर्च होगी, अभी बताया है। टाइप किया करें आप लोग, सो रहे हैं। सिक्स, शाबाश। पेशेंट को एसिमेट्रिक लिप की ड्रूपिंग है फॉलोइंग सम मैंडिबुलर और मैंडिबुलर सर्जरी। तो कौन सी नर्व डैमेज है, ये बेसिकली मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ फेशियल नर्व, ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व डैमेज हो गई है। ठीक है, लोअर लिप ड्रूपिंग है सब मैंडिबुलर सर्जरी के बाद फेशियल नर्व की जो मैंडिबुलर डिवीजन है वो लोअर लिप को जो सप्लाई कर रही है वो हो गई है। ये फेशियल नर्व की ब्रांच है, याद रखते हैं, मार्जिनल मैंडिबल। स्टिलेट गैंग्लियन जो होता है वो, इसको सर्वाइकोथोरैसिक गैंग्लियन भी कहते हैं। ये सिंपैथेटिक पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन की फॉर्मेशन से होता है, और ये बेसिकली स्टिलेट गैंग्लियन सिंपैथेटिक सप्लाई प्रोवाइड करता है हेड नेक अपर लिम्ब को, और इसका लेवल होता है C7 to T1। ठीक है, और ये वेसोमोटर टोन और पेन सिंड्रोम के अंदर इसका रोल है। अच्छा, ये काफी सारे ना आपकी जो वर्टिब्रा होती है स्पाइनल कॉर्ड, इसके आगे पीछे ना गैंग्लियंस पड़े होते हैं, इसको कहते हैं पैरावर्टिब्रल। फिर कुछ थोड़े से आगे जाके होते हैं, उनको सर्वाइकल कहते हैं। कुछ ऑर्गन्स के बिल्कुल टिश्यू के पास पड़े होते हैं। तो ये काफी सारी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसमें सिंपल ये याद रखें कि ये जो स्टीलेट गैंग्लियन है इस टाइप ऑफ पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन। ठीक है, सिलिक गैंग्लियन इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन। ये एब्डोमिनल विस्टास को जाता है, सुपीरियर सर्वाइकल फेशियल ग्लैंड्स को जाता है और प्यूपल्स को जाता है, और ये सबसे ज्यादा डैमेज होता है हॉर्नर सिंड्रोम, इसी की वजह से होता है। ठीक है, डॉर्सल रूट और टिरिकोपेलाटाइन गैंग्लियन ये सिंपैथेटिक, टिरिकोपेलाटाइन तो पैरासिम्पैथेटिक है, इसको आप भूल जाएं। डॉर्सल रूट आपको पता है सेंसरी होता है, ये इनवॉल्व होता है सिफिलिस के अंदर। लिम्बिक सिस्टम में कौन सी स्ट्रक्चर पार्ट होती है, वो बेसिकली करेक्ट आंसर में ये सारे अगर दिए हो ना तो आपने याद रखना है हिप्पोकैम्पस को आप चूज करें हमेशा, ये इन्फेक्शन के साथ लिंक होता है। ट्रांजिट इस्केमिक अटैक बेसिकली क्या होता है, जब भी किसी पेशेंट को फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जो कि लेस देन, कुछ बुक कहती हैं 24 आवर्स, लेकिन नई गाइडलाइंस में है वो लेस देन आवर्स हो। ठीक है, अभी जो नई गाइडलाइंस आई है वो लेस देन आवर, और इसमें भी आपने पेशेंट को क्लोपिडोग्रिल पे घर में भेजना होता है। और अगर इसको बाज़ औक़ात मिग्रेन की ऑरा की तरह भी होता है। ठीक है, लेकिन उसमें फ्लशेस होंगी, लॉस नहीं होगा, कोई भी वीकनेस नहीं होती। और टॉट पैरालिसिस भी होता है, उसमें क्या होता है पेशेंट बिल्कुल स्टिल हो जाता है, और कुछ टाइम के लिए होता है। ठीक है, लेस देन 24 आवर्स की गाइडलाइंस में कुछ में आता है। इसमें ABCD2 स्कोर भी यूज होता है। ABCD में ए से आप पेशेंट की एज देखते हैं, बी से ब्लड प्रेशर, सी से करेक्टर कैसा है, और डी से डायबिटीज। जब पे डायबिटीज दिया हो ना तो इसका स्कोर 2 होता है, और फिर हम उसको थोड़ा सा देखते हैं पेशेंट का एमआरआई करवाइए। आर यू पीपल विद मी? रेस्पिरेटरी में मार रहा हूँ। ओके, सिमेट्रिकल असेंडिंग पैरालिसिस के साथ, यस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, एक पेशेंट है अगर उसको असेंडिंग पैरालिसिस है और हाइपोरिफ्लेक्सी है, उसमें डायग्नोसिस क्या होगा, सबसे पहले हिस्ट्री में होना चाहिए म्यूकोजल इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद ये वीकनेस सिमेट्रिकल है, तो फिर आप सोचेंगे दिस इज GBS। और ये ज्यादातर कंपाइलोबैक्टर जिजनी जो कि ब्लडी डायरिया करवाता है। ठीक है, उसके बाद होता है, ये आपने याद रखना है। इसी का एक दूसरा डिग्री है बॉटुलिज्म, उसमें इसमें पैरालिसिस टांगों से स्टार्ट होता है। बॉटुलिज्म में पैरालिसिस प्यूपल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और पोलियो जो होता है वो एसिमेट्रिक होता है, वो एक टांग को इन्वॉल्व करेगा। अब पेशेंट है उसको डिफिकल्टी है, और एज एज वैसे 45 पे, तो एज 95 इस सिनेरियो में होनी चाहिए। ठीक है,
उसको रीडिंग न्यूज़पेपर, नियर बाई टेक्स्ट को देखने में मसला आ रहा है, तब इसका डायग्नोसिस प्रेस बायोपिया होगा। प्रेस बायोपिया मिड 40s में नहीं होता, 50s के बाद जाके होता है। ठीक है, इसमें डिस्टेंस विजन रिमेन्स नॉर्मल और बाकी रिफ्रैक्टिव एरर से हम इसको इसी तरह करते हैं। मायोपिक से याद रखें ये सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश किस तरह? सेल्फिश बंदा क्या होगा, उसको करीब की चीजें नजर आएंगी अपने काम की, तो वो क्या कहेगा, इनको नियर विजन इनका ठीक होता है, डिस्टेंट में मसला होता है। ठीक है, मायोपिक को याद रखें सेल्फिश है। हाइपर मायोपिया आपको इनडायरेक्टली दूसरी तरह वैसे ही याद हो जाएगा। अच्छा, during the which phase of cell do liver cells typically divide in injury? ये G1 to S phase होती है। इसमें ना आपको कुछ बात पता हो कि बॉडी के कुछ सेल्स हैं जो परमानेंट है, वो G0 फेज में रहते हैं। पता है कौन कौन से हैं? कौन से 3 सेल्स बॉडी के परमानेंट हैं, कोई बता सकता है? एक तो न्यूरॉन है, एक चलो मैं और भी बताता हूँ, CVS के सेल्स हैं। तीसरे कौन से हैं? तीसरा कौन सा है? स्केलेटल मसल। ठीक है, कुछ होते हैं जो G1 से S फेज में जा सकते हैं, उसमें आपके आते हैं लिवर के सेल्स, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स। खास तौर पे ये जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होती है ना किडनी में, वो इसी वजह से पेशेंट AKI से रिवर्स हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत हाई यील्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और कुछ सेल्स होते हैं जो कि हर वक्त डिवाइड होते रहते हैं, वो होते हैं आपके इंटेस्टाइन्स के सेल्स। ठीक है, और इसमें ये हेपेटोसाइट्स हैं, ये कैपेबल होते हैं G1 से S फेज में जाने के। बाकी ये फेजेस हैं। एम फेज होती है जिसमें मियोसिस होती है। एम फेज के क्या सिनेरियोज आते हैं पता है? एम फेज फॉर एग्जांपल जिसमें दो में डिवाइड होना है आपकी क्रोमोसोम्स ने। ठीक है, तो इसमें ये स्पिंडल्स इन्वॉल्व हैं। आप लोगों में से कोई एक बच्चा मुझे बता सकता है कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो इन स्पिंडल्स पे एक्ट करती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पे, और इनको डिवाइड नहीं होने देती? किसी ड्रग का नाम पता है? एक तो टैक्सेन्स है, ट्यूमर की ड्रग। उसके अलावा चलो एक और बता दूं मैं, या कोई बताएगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स पे कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं? एक तो कॉल्चिसिन है। चलो अब और एक और बता दो, एक अल्बेंडाजोल है। ठीक है, और आखिरी ग्रिसियोफल्विन है। ये 4 ड्रग्स हैं जो एम फेस में एक्ट करती हैं। ठीक है, इसमें यही MCQs आपको आता होता है एम फेस का। कोगुलेटिव नेक्रोसिस ज्यादातर आपको किधर मिलती है? इस्कीमिया के बाद, जब इस्कीमिया हो उसके बाद होती है। और इसमें आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहता है, क्योंकि कहा जाता है इसमें जो प्रोटीन्स होती है ना बॉडी के, जैसे ये प्रोटीन है, ये उनकी नेक्रोसिस करवाती है, तो आर्किटेक्चर पूरे का पूरा शेप उसी तरह रहती है। कौन सा कीमोटैक्सिस के लिए व्यवहार होता है? C5a बेसिकली। C5a और इंटरल्यूकिन 8 और C3a, ये सब कीमोटैक्सिस में इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें याद रखते हैं C3b, ठीक है, ये ऑप्सोनाइजेशन में, और C5b ये कॉम्प्लेक्सेस, C5b से लेके खासतौर पे C5 से लेके C9 तक ये मैक बनाते हैं। मैक क्या होता है? ये सेल है ना, ये सेल के अंदर होल बनाते हैं। और जो C3 होता है कीमोटैक्सिस में इन्वॉल्व होता है। C3b और IgG ये ऑप्सोनाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, C3a C5a कीमोटैक्सिस में इन्वॉल्व होती हैं। ये नीचे वही लिखे हुए हैं सारे। ग्रेनोमा में मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ग्रेनोमा, ये दिस इज CPSP फेवरेट टॉपिक। देखिए, आपके ना टी हेल्पर 1 सेल्स बेसिकली ये क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करते हैं, और मैक्रोफेजेस कन्वर्ट हो जाते हैं एपिथेलियाइड सेल्स में। ये जो मार्कर होता है ना बेसिकली, ये इंटरफेरॉन गामा होता है। एपिथेलियाइड सेल फिर टी हेल्पर सेल को दोबारा स्टिमुलेट करते हैं, वो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज करते हैं। ये बात बच्चों अपने जहन में याद रखनी है कि टी हेल्पर 1 सेल्स और एपिथेलियाइड सेल्स, यहाँ से इंटरफेरॉन गैमा आ रहा है, और इधर से ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो कौन सी इनमें से चीज डिसरप्ट होगी तो
ग्रेनोमा रप्चर कर जाएगा और बेसिकली टीबी फैल जाएगा। पता है इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा जब भी किसी मरीज को दिए जाते हैं उससे पहले क्या कराया जाता है? टीबी का टेस्ट कराया जाता है। क्योंकि अगर आपने पेशेंट का ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा बंद कर दिया, इसीलिए तो ग्रेनोमा को बंद किया हुआ था, तो वो क्वांटिफेरॉन टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए करवाते हैं बेसिकली ताकि कहीं पेशेंट को टीबी तो नहीं है। दरमियान में टीबी को आगे पीछे एपिथेलियोइड सेल ने घेरा हुआ था, आपने एपिथेलियोइड सेल को जो मेंटेन करने वाला एक लूप है उसको डिसरप्ट कर दिया, टीएनएफ उड़ा दिया, तो ये टीबी बीच में से डिसेमिनेट कर जाएगा। जब भी पेशेंट को नेजल सेप्टम में डिस्ट्रप्शन हो और साथ पेशेंट का पैरेस्थीजिया हो, ठीक है, ये इनकम्प्लीट सिनेरियो है। ठीक है, तो पैरेस्थीजिया के साथ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होना, फिर आपने सोचना है लेप्रेसी का। अदरवाइज सेम सिनेरियो के अंदर अगर हीमाचूरिया हो ना, तो ये वैगनर्स ग्रानुलोसिस है। डीआईसी किस टाइप ऑफ शॉक के साथ होती है? ज्यादातर ये सेप्टिक शॉक के साथ होती है। वॉन करके डिजीज में ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है, पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं। which enzyme is deficient in glucose 6 phosphate deficiency, और उसकी क्लिनिकल ये बेसिकली ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करना होता है, और ये आगे बेसिकली एनएडीपीएच के सिंथेसिस में पाथवे इन्वॉल्व होता है। ये आगे राइबोलोज पाथवे में भी जाता है और वो आगे पायरिमिडीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये कहता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने के जो एंजाइम है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज है। इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एनएडीपीएच नहीं होगा, एनएडीपीएच नहीं होगा तो एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा, एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा तो आरबीसीज टूट जाएंगे, आरबीसीज टूटेंगे तो हाइंस बॉडीज आएंगी और वाइट सेल्स बनेंगे। तो मार्कर क्या होगा? जब भी आरबीसीज टूटती है, मैंने आपको बताया था एलडीएच ज्यादा होगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी ज्यादा होगा, और क्योंकि आरबीसीज जब भी टूटे हैं हीमोग्लोबिन रिलीज होती है। वो क्या करती है? ये हेप्टोग्लोबिन जा रही है ना, ये भी फ्री हेप्टोग्लोबिन है, तो ये हीमोग्लोबिन इस हेप्टोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। तो जो आप पेशेंट का टेस्ट भेजते हैं ना, आप चेक करते हैं फ्री हेप्टोग्लोबिन, फ्री हेप्टोग्लोबिन के लेवल क्या हो जाएंगे? आप खुद बताएं मुझे। टू मच हीमोग्लोबिन इसके साथ बाउंड हो जाएगी तो फ्री हेप्टोग्लोबिन क्या हो जाएगा? इंक्रीज या डिक्रीज? टू मच हेप्टोग्लोबिन बाउंड होगी है ना हीमोग्लोबिन के साथ, आरबीसी टूट रहे हैं, तो फ्री हेप्टोग्लोबिन क्या हो जाएगी? नहीं समझ आई मेरी बात? नहीं समझ आई मेरी बात? देखिए आरबीसी टूट रहे हैं, तो आरबीसी से टू मच हीमोग्लोबिन निकल गई, यस इट विल डिक्रीज। एचआईवी के पेशेंट में जब भी रैश आए म्यूकोजा में और इस तरह की, आपने हर्पीज HH8 सोचना है। रोल नंबर 8 से याद रखें उसको कपोसी सार्कोमा, तो 8 से याद रखें HHV8 में कपोसी सार्कोमा एड्स के पेशेंट में होता है, वाइलिशियस रैश होती है। इसके फाइट बोन के फ्रैक्चर का की फीचर क्या? आउटस्ट्रेच हैंड पे आप गिरेंगे तब ये होता है। ठीक है, एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स में होता है बेसिकली टेंडरनेस। इसकी वजह ये होती है, ये इसके फाइट बोन है ना, इसका ये प्रोक्सिमल पार्ट है और इसका ये डिस्टल पार्ट है। कहा यह जाता है इसकी ब्लड सप्लाई डिस्टल एंड से आती है और फिर प्रॉक्सिमल को ब्लड फ्लो डिफ्यूजन के थ्रू आता है इधर से। तो जब भी आप गिरते हैं तो ये ब्लड सप्लाई उड़ जाती है, तो डिस्टल पार्ट तो ठीक रहता है लेकिन प्रॉक्सिमल पार्ट की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल पार्ट में ब्लड सप्लाई। डेल्टाइड मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? इसका कॉमन तरीका याद रखने का ये है, ये लेकिन डेल्टाइड को सप्लाई करती है C5 C6 एक्सिलरी। ठीक है, और ये कॉमनली फ्रैक्चर कब होती है? कोई बता सकता है? शोल्डर की डिसलोकेशन से। ठीक है, शोल्डर की डिसलोकेशन सबसे ज्यादा कॉमन किस तरफ होती है? एंटीरियर। ठीक है, कौन सी नर्व इंजरी होती है? लॉस ऑफ फुट इवर्जन। इसका निमोनिक याद रखें, पैड और टिप। पी से याद रखें पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल बेसिकली।
और टी से याद रखें टीबियल। ठीक है, तो पेरोनियल नर्व क्या करती है, ई वर्जन, ये मैं आपसे पूछूंगा अभी, और डॉर्सिफ्लेक्शन। टिबियल जो होती है वो इनवर्जन फुट की करती है और प्लांटर फ्लेक्शन करती है। ठीक है, अब देखिए, वो कहता है लॉस ऑफ फुट ई वर्जन, ई वर्जन उसकी उड़ गई है, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, आप बताएं, कोई भी एक बच्चा टाइप करे। अगर आप सो नहीं रहे तो आपको समझ आ जाना चाहिए, पैड है ना, पेरोनियल, शाबाश। अगर मैं कहूँ एक पेशेंट है, चलो आप लोग मुझे बताओ, एक पेशेंट है, उसकी प्लांटर फ्लेक्शन नहीं हो रही, प्लांटर फ्लेक्शन, आपके जहन में क्या निमोनिक आया, टिप, TIPP, प्लांटर फ्लेक्शन नहीं हो रही, यस सर ने हमें बताया था टीबीएल है। ठीक है, इजी हो गया, समझ आ गया, किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो इसके साथ आप इतने ज्यादा निमोनिक्स आगे MCQ सॉल्व कर सकते हैं। विच स्ट्रक्चर पासेस थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग एट T12 लेवल, वो बेसिकली एओर्टा होती है, थोरेसिक डक्ट होती है और एजाइगस वेन। साथ ही आप याद रखें बाकी सारी ओपनिंग से, T8 से IVC, T10 से इसोफेगस, T12 से एओर्टा। द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन इनटू पोर्टल वेन, यस, ये याद रखते हैं। आपने, मैंने उस दिन कल भी शायद बताया था, जो सिलिक ट्रंक होती है ना, सिलिक ट्रंक, इसकी 3 आर्टरीज होती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और कॉमन नहीं हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, तो जो आपकी होती है, सिलिक वेन जो होती है वो अपोजिट होती है। ठीक है, जो वेन होती है ना, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, बेसिकली वो, ये, अच्छा, लेकिन जो वेन्स होती हैं वो अपोजिट होती हैं। तो वेन जो होती है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन का जब भी आपसे पूछा जाएगा, वो आपने याद रखना है वो सीधी पोर्टल वेन में आती है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट ये है कि पोर्टल हाइपरटेंशन वेरिसेस बनाती है, मैं आल्सो एनएस, और यही लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो होती है, ये बेसिकली मैं यही बताना चाह था, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है ना, ऊपर से इसोफेजियल वेन आ रही होती है, ये दोनों आपस में एनास्थेमोसिस बनाती हैं, ये क्योंकि पोर्टल वेन में आती है और ये एजाइगस वेन में। तो किसी वजह से अगर पोर्टल प्रेशर बिल्ड अप हो जाए, रेज हो जाए, तो आप खुद सोचें ये पोर्टल प्रेशर रेज्ड है। ठीक है, अब लॉजिक समझे, पोर्टल प्रेशर ज्यादा होगा, ये पीछे ड्रेन ही नहीं होगी, ये सारा ब्लड इधर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो ये जो वेस्कुलर ट्रिब्यूटरीज होती हैं ये डायलेटेड आपको नजर आती हैं, इसको टॉर्चस वेन कहते हैं, ये वेरिसेस होती हैं, टॉर्चस वेन्स को कहते हैं। एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस की ग्लैंडुलर फीवर मतलब इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में क्या है, ये उसका एक डायग्नोस्टिक है, और इसका टेस्ट कौन सा करवाया जाता है, मोनोस्पॉट टेस्ट। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा, जब भी सोर थ्रोट हो ना और उसके साथ स्प्लीन एनलार्ज हो, ऑलवेज थिंक ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, इस सिनेरियो आता होता है। IV रूट से बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है जब भी कोई ड्रग दी जाए। लाइपोमा हाइपोक्लीमिया क्यों कराता है, टू मच सिक्योरिटी डायरिया होता है, टू मच जब वाटर एक्सक्रीट होगा तो पोटाशियम भी साथ जाएगा, वाटरी डायरिया, इसका निमोनिक होता है WADH, वाटरी डायरिया। ठीक है, ए से एक क्लोरोहाइड्रिया, एक क्लोरोहाइड्रिया का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम रिलीज होता है, D से डायरिया और H से हाइपोक्लीमिया, ये आपने याद रखना है, इसका निमोनिक लिखा भी है, D से डिहाइड्रेशन है सॉरी। और इसमें क्या होता है, VIP के लेवल रेज्ड होते हैं और हाइपोक्लीमिया पेशेंट को साथ होता है। आप ऑक्ट्रियोटाइड दे सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, VIP को सप्रेस करता है, सर्जरी भी बाजू बात करनी पड़ती है, और इसका एसोसिएशन है मैन 1 सिंड्रोम के साथ। मैन 1 में क्या 3 चीजें, 3 P's होते हैं, पिट्यूटरी के ट्यूमर्स, पेंक्रियाटिक ट्यूमर्स और पैराथायराइड। ठीक है, ये याद रखना है,
इसी तरह मेन टू में क्या होता है, किसी को पता है? पैराथायराइड, थायराइड और फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, ये मेन टू होता है। और मेन थ्री में क्या होता है? थायराइड, फियोक्रोमोसाइटोमा और मार्फेनाइड हैबिटस। ये मेन थ्री होता है, ये याद रखना आप। अच्छा जी। वर्निकीज एरिया में ज्यादातर किधर होता है? ये ब्रेन का अगर आप ड्रा करें ना, तो ये फ्रंटल लोब का जो इंफीरियर लोब होता है, यहाँ पे ब्रोकास होता है फ्रंटल का। और ये टेम्पोरल लोब का एरिया होता है, इधर वर्निकीज होता है। तो ये सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस होता है बेसिकली डोमिनेंट हेमिस्फीयर का, वहां पे वर्निकीज होता है। इसकी ब्लड सप्लाई किसी को पता है कौन सी है? ब्रेन की ब्लड सप्लाई को सिंपल हमेशा रखें। ये अगर ब्रेन के दो हेमिस्फीयर है ना, तो सेंटर में याद रखिएगा आपकी, ये जो सेंटर का एरिया होता है, यस सॉरी वो मैन 2A था और 2B था। यस यस, राइटली सेड। ये मैंने थ्री कह दिए, सॉरी, दैट इज 2B। ठीक है। अच्छा, ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है ना, बेसिकली उसको सिंपल हमेशा याद रखना आपने। अ, ये जो सेंट्रल वाला एरिया होता है ना, ये वाला, ये होता है बेसिकली MCA का एरिया। और जो लेटरल एरिया होता है बेसिकली, ये होता है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का एरिया। ठीक है। और ये दोनों बेसिकली ब्रांचेस हैं आपकी इंटरनल, आपकी जो इंटरनल कैरोटिड की। ये आपने हमेशा याद रखना है, ये बहुत कंप्यूटर में कंफ्यूज करता है। और इंटरनल कैरोटिड किसकी ब्रांच है? कॉमन कैरोटिड की। ठीक है। अभी मैं बहुत डीप नहीं आता, फिर एनाटॉमी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉमन कैरोटिड वैसे आपको पता होना चाहिए, वो आगे किसकी ब्रांच है। ये जो आपकी होती है ना एओर्टिक आर्च, उसकी सबसे पहली ब्रांच होती है ब्रेकियो सेफेलिक आर्टरी। ठीक है। दो में डिवाइड होती है, एक होती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी और एक होती है राइट कॉमन कैरोटिड। वो कॉमन आगे दो में जाती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आगे ब्रेन की जाती है। इसी तरह सेकंड ब्रांच होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, उसके भी आगे इंटरनल कैरोटिड होती है, वो भी ब्रेन में जाती है, और एक होती है एक्सटर्नल कैरोटिड। फिर आखिरी होती है लेफ्ट सबक्लेवियन। जो मैं आपको आज ये एक बात समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में आपसे कभी कोई कंफ्यूज करे ना, बातों बात कंसल्टेंट राउंड में पूछते हैं कि ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरीज कितनी होती हैं, वो एक ही होती है। ठीक है। सेकंड मोस्ट ब्रांच होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और थर्ड होती है लेफ्ट सबक्लेवियन। ये बस आपने बात याद रखनी है, ये आपसे एग्जामिनर कोई ना कोई जिंदगी में आगे पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया। सो इसमें मैं आपको बताना चाहता, ब्रेन का अंदर वाला जो एरिया होता है ना, उसको सप्लाई कर रही होती है MCA, सॉरी अपोजिट हो गया ACA। ठीक है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और जो ब्रेन का बाहर वाला एरिया होता है, इसको MCA सप्लाई करती है। ठीक है। तो जब भी आपके पास पेशेंट ये एफेज, अब ये बाहर वाले एरियाज में एफेजियास होते हैं, मैंने आपको ड्रा करके टेम्पोरल लोब सेंट्रल से ड्रा, साइड से ड्रा करके ब्रेन शो किया ना, यहाँ पे ब्रोकास का है, यहाँ पे बेसिकली वर्निकीज है, तो इधर सारा MCA का एरिया है। ठीक है। तो MCA के जब भी इन्फार्क्ट होते हैं पेशेंट को एफेजियास साथ होते हैं। Does the pro-boiling of the rice help in the retention of the vitamin B1 thiamine deficiency? अगर आप इसको जरा गर्म कर लें चावलों को, तो उससे हो जाता है, जिस तरह खाना ज्यादा पकाने से फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस तरह बेरी बेरी हो जाता है। और बेरी बेरी के बारे में याद रखते हैं कि बेरी बेरी करवा की कितने टाइप्स होती हैं? बेरी बेरी की टाइप्स कितनी होती हैं? एक होता है ड्राई, एक होता है वेट। ठीक है। जो ड्राई वाला होता है वो न्यूरोपैथी होती है, सिमेट्रिकल टाइप की। जो वेट होता है वो कार्डियोमायोपैथी होती है। यहाँ पे ही FCPS का फेवरेट MCQs है, वो है वर्निकी और कोर्साकोफ। जो वर्निकीज होता है उसका निमोनिक होता है ACE। ए से क्या है? ए से क्या है बेसिकली?
ए से एटेक्सिया, सी से कंफ्यूजन और ई से एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोलॉजिया। ठीक है, ये इस कंडीशन को कहते हैं वर्निकीज। जब इसी इन तीनों के अंदर ऐड हो जाए मेमोरी लॉस, जिसको कहते हैं मेमोरी, आप याद रखिए मोटी सी बात, और कॉन्फेबुलेशन, तो फिर उसको हम कहते हैं दिस इज कोर्साकोफ। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है, ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है। अब आपको एक सिनेरियो दूं, एक 16 ईयर ओल्ड मेल है, अल्कोहलिक है, उसको अभी कंफ्यूजन है, डिप्लोपिया है और गेट प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस क्या होगा? क्या डायग्नोसिस होगा? व्हाट विल बी डायग्नोसिस? अगर एक पेशेंट को यस, दिस इज वर्निकीज। ठीक है, और अगर इसी पेशेंट को कन्फेबुलेशन हो और साथ मेमोरी प्रॉब्लम हो, फिर क्या हो जाएगा? टाइप करना आपने, अदरवाइज फिर इस तरह मुझे तो समझ नहीं आएगी ना कि आपको कन्वे मैसेज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अटेंडेंस तो नहीं लगानी है आपने, उसको कोर्सा कोफ फिर कहते हैं। शाबाश। हिप्पोकैम्पस की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मेमोरी फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व है, मेमोरी की कंसोलिडेशन में, और खास तौर पे इंटेरोग्रेड, मतलब कि जो जितनी अभी आपने याद की ना बातें रिसेंट, वो होगा। और जो रिट्रोग्रेड है, रिट्रोग्रेड, उसमें ज्यादातर थैलेमस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, थैलेमिक एरियाज, डीपर एरियाज ब्रेन के इन्वॉल्व होते हैं। ये पेपेज सर्किट जो होता है, ये इमोशनल मेमोरी बनाता है आपकी जितनी भी होती है। और कहता है व्हाट इज अ मैक्सिमम यूरिन ऑस्मोलैरिटी, जो कि एडीआई से आप दे सकते हैं। ये तकरीबन 1400 मिली ऑस्मोल्स पर केजी ऑफ वाटर के अकॉर्डिंगली तक आप चाह सकते हैं, ये याद रखना है आपने। ठीक है, इस ये इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है, आ सकता है पार्ट 1 के अंदर दोबारा। एओर्टिक ओपनिंग से क्या पास होता है? रिपीट और एमसीक्यूज, थोरेसिक डक्ट और एसाइकस वेन। जब भी एमसीक्यूज आए T12, T10 और T8 आप रिवाइज कर लें। तो T8 से आईवीसी है, उसके साथ फ्रेनिक है, T10 से इसोफेगस है। एनपीएच और उसको डायग्नोसिस सबसे पहले आपको पता हो, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेप्टस, इसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो पेशेंट को डिमेंशिया होता है, एक पेशेंट को एटेक्सिया होता है, और एक पेशेंट को यूरिन के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, वेट, वॉबली और वेडलिंग टाइप। ठीक है, तो इन 3 साइंस होते हैं पेशेंट के। इसमें आपने करना क्या होता है? नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस, इसमें आपने बेसिक थेराप्यूटिक एलपीएस का करना होता है। ठीक है, क्लासिकल वेट, वैकी और वॉबली इसका सिनेरियो होता है। और इम्पेयर्ड, इसकी पैथोफिजी है, एब्जॉर्प्शन है, वेंट्रिकुलर की एनलार्जमेंट हो जाती है, और आईसीपी रिमेन्स नॉर्मल ड्यू टू स्लो सीएसएफ। इसमें सीएसएफ को टैप करके रिमूव करते हैं 30 to 50 ml, और ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। ठीक है, या बाज़ औक़ात आप क्या करते हैं कि सीएसएफ क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो आप उसकी शंटिंग कर दें, और बाज़ औक़ात इससे अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो ये ड्रग भी यूज होती है, एसिटोजोलामाइड। एसिटोजोलामाइड भी बाज़ औक़ात यूज होती है। व्हाट हैपेंस टू इंट्राथोरेटिक प्रेशर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? तो इंट्राथोरेटिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है? कम हो जाता है, ड्रॉप होता है, ये आपने याद रखना है। ये ड्रॉप होने की वजह से बेसिकली वीनस रिटर्न जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वीनस रिटर्न को इंक्रीज करने का, कि आपका अंडरस्टूड बात है। देखिए, जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है, दोनों साइडों से, तो वर्टिकल डायमीटर क्या होता है? बढ़ जाता है डायफ्राम नीचे होने की वजह। तो जब वो बढ़ता है बेसिकली, तो नेगेटिव प्रेशर, जब भी आपको पता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से आपकी बॉडी में जो फ्लो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ग्रेडियंट के।
जब भी बॉडी में प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा फ्लो ज्यादा होगा। तो ये नेगेटिव प्रेशर बेसिकली जनरेट होता है जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ जाता है, तो ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, तो वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। ठीक है। व्हाट हैपेंस टू फिल्टर प्रोटीन इन रीनल ट्यूबुलर, यार मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, एंडोसाइटोसिस इनकी हो जाती है। लेकिन फिर आपका सवाल होगा, देन व्हाई प्रोटीन लीक इनटू यूरिन इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्यों? कोई बता सकता है? आज हम 100 MCQs सिर्फ डिस्कस करेंगे, खुश हो जाएं, बस आखिरी डिस्कशन है, पार्टिसिपेट थोड़ा सा करें। क्यों नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर फिर प्रोटीन्स नीचे आते हैं? यहां से ही समझ लें। देखिए, वो कह रहा है कि ज्यादातर प्रोटीन जितने आएंगे वो एंडोसाइटोसिस हो जाएगी, ऐसी बात कर रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ नेफ्रोटिक में प्रोटीन क्यों आते हैं, क्यों आते हैं नीचे? सिंपल सी बात, उसकी जो रीअब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है वो ओवरफिल्ड हो गई है, वो सारे ब्लड में आना, यूरिन में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। विटामिन B1 कहाँ कहाँ से आता है? होल ग्रेन से आता है, होल मीट से आता है, होल राइस से आता है। ये की रिसोर्सेज हैं, ये पेपर में आ सकता है वैसे, लेस लाइकली है लेकिन फिर भी। और ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, थायमीन, ये आपने याद रखना। और राइबोफ्लेविन जो होता है ना, राइबोफ्लेविन, ये भी पार्ट 1 के एमसीक्यूज है, ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। ठीक है। गैस्ट्रेक्टोमी से क्या डेफिशिएंसी होती है? गैस्ट्रेक्टोमी से याद रखना है, पेराइटल सेल्स ना, जो पेराइटल सेल्स, ये दो चीजें आपने सिर्फ याद रखनी है। एक B12, क्योंकि ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, और वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में इसका रोल है। और एक पेराइटल सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं, दैट्स इट। ठीक है। तो जब भी स्टमक गैस्ट्रेक्टोमी होगी तो कोबालामीन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है। और कोबालामीन डेफिशिएंसी, अब कोबालामीन होती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है बेसिकली, वैसे इंट्रिंसिक फैक्टर आप याद रखें, वो रिलीज करता है, वो उसकी डेफिशिएंसी होती है। अच्छा जी। लिवर सेल फेज ऑफ सेल डिवीजन, फेज ऑफ सेल डिवीजन कौन सी है लिवर की? G0 फेज में, रेस्टिंग फेज में तो वैसे लिवर सेल, अच्छा मिच्योर लिवर सेल्स जो है वो G0 फेज के अंदर ही होते हैं, लेकिन डैमेज वाले जो होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है G1 से GS फेज के अंदर जा सकते हैं। अच्छा जी। इंसुलिन इन डीके काजेस हाइपोक्लीमिया, अच्छा ये हाइपो भी होते हैं, क्यों होता है हाइपोक्लीमिया? इसके बारे में कहा जाता है कि ये एटीपेस चैनल जो होता है ना, एटीपेस चैनल, सोडियम पोटाशियम, जो कि सोडियम को सेल के बाहर और पोटाशियम को अंदर भेजता है। ठीक है। तो इस चैनल को स्टिमुलेट करती है इंसुलिन, जिसकी वजह से हाइपोक्लीमिया हो जाता है। इसीलिए इसीलिए न्यू गाइडलाइंस जो आई हैं डीके की, वो क्या आई हैं? वो 3 चीजों पे आई हैं। वो कहता है कि फ्लूइड्स पेशेंट के रिप्लेस करें, पेशेंट का पोटाशियम देखें, और आखिरी चीज पेशेंट की आपने क्या देखनी है? ग्लूकोज। तो आप एक तरफ इंसुलिन दे रहे होते हैं, एक तरफ आप फ्लूइड्स दे रहे होते हैं, और साथ साथ पोटाशियम देख रहे होते हैं। दिस इज वेरी क्रिटिकल इन नाउ डीके का जो नया प्रोटोकॉल आया है। SGL2 इनहिबिटर्स क्या करते हैं बेसिकली? स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज इन किडनी, दोनों के अंदर ये क्या करते हैं? सोडियम लिंक जो ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है उसको इनहिबिट कर देते हैं। इस सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज भी रीअब्जॉर्ब हो रही थी, उसको इनहिबिट कर देते हैं, तो ग्लूकोज भी ब्लड में चली जाती है, यूरिन में चली जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है, साथ पानी को भी खींच के ले जाती है। तो इसलिए इसका रोल है, एक तो हार्ट फेलियर के अंदर पानी नीचे रिलीज हो जाएगा, तो पेशेंट का हार्ट फेलियर जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। दूसरा, ग्लूकोज को लोड करने की वजह से इसका रोल है डायबिटीज के अंदर। सो द लास्ट MCQs, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन 125 और पैराथायराइड? इसको सिंपल याद रखें, PTH जो होता है ना, वो क्या करता है? उसका रोल है एक तो 25 हाइड्रोक्सी को 125 में कन्वर्ट करना, और ये कैसे करता है? ये किडनी को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। और ये 125 क्या करता है फिर? ये बॉडी में कैल्शियम के लेवल भी ज्यादा करता है और फास्फेट के लेवल भी ज्यादा करता है। और एक इसका PTCH स्टिमुलेट करता है ओस्टियोक्लास्ट को, ओस्टियोक्लास्ट भी बॉडी में कैल्शियम के लेवल ज्यादा करते हैं।
ये कोर कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि किस तरह ये कैल्शियम को ज्यादा करता है बॉडी में, किस मैकेनिज्म में। और एक पीटीएच का काम होता है बॉडी से फास्फेट को रिलीज करवाना, तो फास्फेट को कम करता है। तो हमेशा याद रखना है जब भी किसी पेशेंट का पीटीएच ज्यादा हो और साथ कैल्शियम भी ज्यादा हो और फास्फेट उसका कम हो, तो ये टिपिकल क्या है कि बॉडी में पीटीएच की हाइपर सिक्रीशन है। ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है और ये प्राइमरी होता है, इसको प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। लेकिन आपको मैं एक सिनेरियो देता हूँ, इस पेशेंट को क्या है, अगर उसका पीटीएच ज्यादा है, कैल्शियम कम है और फास्फेट ज्यादा है, ये क्या है, वो बता सकता है? फास्फेट कौन सी एक कंडीशन में बॉडी में ज्यादा होता है और कैल्शियम साथ कम होता है, और वो ट्रिगर देता है ब्रेन को कि जाए पीटीएच ज्यादा रिलीज करो? कोई बता सकता है? एनीवन? आप लोगों ने हाउस जॉब में काफी केसेस देखे होंगे, लो फोर्स की टेबलेट आप देते हैं ऐसे पेशेंट को। सीकेडी, गुड, एक्सीलेंट। ये सीकेडी होता है, इसमें सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है, ये सेकेंडरी होता है। और इससे सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म कन्वर्ट हो जाता है टर्शरी के अंदर, जिसमें पीटीएच भी ज्यादा होता है, कैल्शियम भी ज्यादा होता है, अगेन फास्फेट भी ज्यादा होता है। दिस इज बेटा, ये वो स्लाइड है जो आपको पार्ट 1 में आनी ही आनी है, ये मैं आपको बता दूं। जब भी पीटीएच ज्यादा हो, आपने अगली बात देखनी है कैल्शियम और फास्फेट क्या है। अगर कैल्शियम भी ज्यादा है साथ, गो फॉर दिस इज बेसिकली, और फास्फेट कम है, दिस इज प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। अगर पीटीएच ज्यादा हो, कैल्शियम कम हो, फास्फेट ज्यादा हो, दिस इज सेकेंडरी। और अगर फास्फेट ज्यादा हो साथ कैल्शियम भी ज्यादा हो, पीटीएच, दिस इज टर्शियरी। ठीक है। अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। अ 20 नहीं, अ 45-year-old रीनल ट्रांसप्लांट केस, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, उसका पीटीएच जो है वो बॉर्डर लाइन है, कैल्शियम भी ज्यादा है और फास्फेट भी ज्यादा है। व्हाट इज डायग्नोसिस? व्हाट इज डायग्नोसिस एवरीवन? क्या डायग्नोसिस होगा? दिस इज टर्शियरी। शाबाश, चलो जाते जाते पार्टिसिपेट ही कर लिया आप लोगों ने क्लास में। ठीक है। सो हाउ वाज टुडेस क्लास?